नमस्कार दोस्तों, मैं सुभा शर्मा एक बार फिर से आपके साथ। हमने इसके पिछले क्लास में देखा टाइप्स ऑफ पेंटिंग के बारे में। हमने काफ़ी पेंटिंग्स के बारे में बातें देखी कि पेंटिंग्स आखिर में होती कितनी तरीके की हैं। लेकिन इसके पहले जब भी आप पेंटिंग देखते होंगे ना, तो आपको लगता होगा कि हाँ, सारी पेंटिंग्स एक तरीके की होती है, या ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये दोनों पेंटिंग है, दोनों सेम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मेरे पिछले क्लास में देखे होंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, पेंटिंग्स में भी डिफरेंस होते हैं। पेंटिंग्स भी अलग अलग तरीके की होती है। मैंने काफ़ी तरीके आप लोगों को बताए हैं कि हाँ, ये पेंटिंग ऐसी है, ये पेंटिंग ऐसी है। तो हमने छोड़ा था टेक्सचर पेंटिंग पे। टेक्सचर पेंटिंग तो आप समझ गए होंगे, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है ना, टेक्सचर पेंटिंग में सिर्फ छू के ही पता नहीं कर सकते कि वो टेक्सचर पेंटिंग है। टेक्सचर पेंटिंग के उभार से भी आप पता कर सकते हैं कि ये टेक्सचर पेंटिंग है। और जब ये पेंटिंग देखो ना, जैसे मेरे पीछे है पेंटिंग, ये मेरी इस साइड भी है पेंटिंग। देखो ये पेंटिंग आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन आपको लग रहा है कि ये एक पेंटिंग है। और जब इसके थोड़े से नज़दीक जाओगे ना, जब एग्जीबिशंस में हम जाते हैं तो एक निश्चित दूरी से ही पेंटिंग देखा जा सकता है। किसी भी पेंटिंग को छूने का वहाँ परमिशन नहीं होता है कि आप पेंटिंग को छू के देखें। एक निश्चित दूरी होती है और हम वहाँ पे उस पेंटिंग को देख रहे होते हैं उसी दूरी से। तो ये जो टेक्सचर पेंटिंग होती है ना, जब आप उसको देखोगे तो वो उभार, वो टेक्सचर जो पेंटिंग के सरफेस पे है, जो कैनवस पे है, वो आपको दिखाई देगा। तो आप ये देख के भी समझ सकते हैं कि ये एक टेक्सचर पेंटिंग है। तो देखो, ये मैंने बता दिया आपको, लेकिन जब तक आप इसे प्रैक्टिकल नहीं करोगे, प्रैक्टिकल मीन्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पेंटिंग बनाइए, मैं ये बोल रही हूँ कि आप एग्जीबिशन में जाएं और ऐसी पेंटिंग्स देखें और उसमें डिफरेंस कर पाएं। जब तक आप खुद जाके देखना स्टार्ट नहीं करोगे और डिफरेंस करना स्टार्ट नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे मैं आपको जितना बताऊं। इसलिए आप जरूर जाएं और देखें। तो देखिए, टेक्सचर पेंटिंग हो गई। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब अगला है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा जरूर कुछ छोटा है। तो बिल्कुल सही है, हाँ, ये छोटी पेंटिंग्स के बारे में बातें कर रही हूँ मैं। ये पेंटिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी होती है। अगर कोई बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट है तो और छोटी पेंटिंग्स भी बनाते हैं। तो ये होती है मिनिएचर पेंटिंग। ये काम इतना ज़्यादा बारीक होता है कि एक आम आर्टिस्ट, देखिए आर्टिस्ट सभी आर्टिस्ट होते हैं, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन सभी आर्टिस्ट का जो लेवल है ना, लेवल इन सेंस कि एरिया अलग अलग होता है। अगर वो मिनिएचर में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं या मिनिएचर पेंटिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनमें उनका हाथ मंझा हुआ है, और आप मुझसे बोलोगे कि आप भी ऐसी ही पेंटिंग बनाओ क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं। देखिए, एक आम व्यक्ति के नज़रिए में क्या होता है ना, एक आर्टिस्ट या एक कलाकार, अगर आप कलाकार हैं तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आर्टिस्ट का अपना एरिया होता है, उस एरिया में वो मास्टर होता है। मास्टर इन सेंस में उसमें उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पर ऐसा नहीं है कि वही दूसरा काम भी अच्छा कर पाए। समझ रहे हैं आप? जैसे आप पढ़ते हैं, एजुकेटेड हैं, आप और ज़्यादा अभी शिक्षा ले रहे हैं, आप कल को आप बीएड में देख लो ना, आप बीएड में देख लीजिए, सभी लोग के पास में बीएड की डिग्री ही होने वाली है अगर ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो। लेकिन हर व्यक्ति अपने विषय का ही शिक्षक बनेगा, ना कि वो सब कुछ पढ़ाने लगेगा। किसी का हिस्ट्री है, किसी का हिंदी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, ये सारे विषय अलग अलग हैं। आप देख लीजिए, अपनी पढ़ाई में ही देखिए, हर व्यक्ति का एरिया अलग है, वैसे ही हर आर्टिस्ट का एरिया अलग होता है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स आर्टिस्ट अलग होते हैं जो कि बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छा काम करते हैं, और वो काम शायद मैं नहीं कर पाऊँ। अगर करूँगी भी तो ठीक ठाक ही होगा, आप नहीं बोल पाओगे बहुत अच्छा है, ठीक है ना। मैं खुद नहीं बोल पाऊंगी कि बहुत अच्छा है। हो सकता है एक साधारण व्यक्ति को मेरा वो काम भी अच्छा लगे, लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मैं मिनिएचर आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो आप समझ रहे मिनिएचर पेंटिंग कैसी होती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बहुत ही दिन से बोलना चाहती थी, मैंने बोला भी है लेकिन मैं एक बार फिर बोलूँगी कि आप ना थोड़ा एग्जीबिशंस घूमा जरूर करें।
एग्जीबिशन घूमना सिर्फ देखना नहीं है, इसके पहले भी आप एग्जीबिशन घूमते होंगे लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया कभी। आपने देखा कुछ अच्छी पेंटिंग्स देखी तो उसके साथ अपना सेल्फी ले लिए या पिक ले लिया उसका, अगर अलाउड हो वहाँ पे तो। कई जगह अलाउड नहीं भी करते हैं वहाँ पिक लेना, लेकिन ले लेते हैं वहाँ। ज़्यादातर लोग छुप छुपा के ले लिया करते हैं, वो चलो जाने दो। तो ये चीज़ें सिर्फ आप देख के छोड़ देना, सिर्फ उसे देखा हाँ ठीक है अच्छा है बस हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप जाएं एग्जीबिशन देखने जाएं तो आप जरूर देखें कि वो पेंटिंग है कैसी। देखो पेंटिंग समझना सबके बस की बात होती नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, पेंटिंग्स का मतलब क्या है, किस सब्जेक्ट का है, ये आपको नहीं समझ में आएगी तो उसे छोड़ दीजिए। लेकिन आप कम से कम देख के ये तो समझ सकते हैं हाँ ये टेक्सचर पेंटिंग है, हाँ ये छोटी नहीं ये मिनिएचर पेंटिंग है, हाँ ये क्रिएटिव पेंटिंग है। ये चीज़ें आप समझने लगोगे थोड़ी थोड़ी, और आप जब देखना स्टार्ट करोगे ना आपको अच्छा भी लगने लगेगा। ये नॉलेजेबल भी है, पेंटिंग्स नॉलेजेबल भी है। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे या कोई न्यूज़ चैनल्स में कभी देखा होगा तो ये स्ट्रेस को भी कम करता है। लोग बोलते हैं अपने शौक को आप आजमाइए, तो काफ़ी लोग का हॉबी होता है कि वो पेंटिंग करें। उनको आती नहीं है, वो नहीं आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो जब कलर्स के साथ खेलते हैं ना कागज़ पे तो उनका स्ट्रेस कम होता है। तो आर्ट है ना हमारे स्ट्रेस को भी बहुत कम करता है। मैं जब म्यूज़िक में आऊँगी तब आपको बताऊँगी कि म्यूज़िक कैसे स्ट्रेस को हटाता है। ये चीज़ें आप जानते होंगे लेकिन मैं इसे टच करूँगी, सिर्फ हल्का सा बताने वाली। तो देखिए मिनिएचर पेंटिंग, तो एग्जीबिशन से आप जाएं और ज़रूर देखें। और कहीं अगर घूमने गए हैं आप किसी अदर स्टेट में तो वहाँ का म्यूज़ियम हो सके तो आप वहाँ का म्यूज़ियम ज़रूर देखें। वहाँ पे उस स्टेट का आर्ट से रिलेट करता हुआ काफ़ी कुछ होता है। हो सकता है आप राजस्थान वगैरह साइड में जाए ना तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स आपको दिखे, क्योंकि ये ना क्या होता है, ये जब हमारे ये कृष्ण राधा कृष्ण इन पे ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है मिनिएचर पेंटिंग। आप जाइएगा देखिएगा, जब हमारे मुगल आए हुए थे उस काल में भी मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करती थी। कंपनी पेंटिंग मैंने बोला था वो छोटी छोटी थी, बस उसी का ये बदलता हुआ रूप है मिनिएचर पेंटिंग। काफ़ी है वो, देखिए कंपनी पेंटिंग भी काफ़ी छोटी हुआ करती थी और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती थी, मैंने आपको बताया था। मिनिएचर पेंटिंग भी बस वही है, ये छोटी होती है और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं बहुत ही सफाई से। तो जब देखने लगोगे ना तब आप इसमें अंतर कर पाओगे कि हाँ ये कंपनी है और ये मिनिएचर है। ये ना कि दोनों का छोटा छोटा देखे ये दोनों ही मिनिएचर है, नहीं। तो ये चीज़ें देखते देखते धीरे धीरे ही आप सीख पाएंगे। आप इसे देखना शुरू करें, सिर्फ देखना शुरू करें। मैं नहीं कहती हूँ कि मैं आपको पूरा लिख के दे रही हूँ, आप इसे पढ़ लो, इसे रट लो, आपका एग्ज़ाम होगा, नहीं। आपको मैं हर चीज़ें सिर्फ बता रही हूँ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप इसे आजमाएं, बस मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, ठीक है ना। तो हाँ हमारा हो गया मिनिएचर पेंटिंग। अब इसके बाद कौन सा आता है, पोर्ट्रेट पेंटिंग। तो पोर्ट्रेट मीन्स तो आप समझ ही रहे होंगे, फोटोग्राफी करते हैं आप, आपके पास कैमरा है, अच्छे कैमरा है आपके पास। अगर मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कैमरा है क्या आपके पास में, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में कैमरा है। आपका जो स्मार्टफोन है, आजकल तो सारे स्मार्टफोन में बहुत अच्छे कैमरे होते हैं, आपको अलग से कैमरा लेने का जरूरत ही नहीं होता। और मुझे तो लगता है कि जिसके पास अच्छा फोन है वो खुद को फोटोग्राफर ही समझता है, बुराई भी नहीं है। देखिए कोई बुराई नहीं है खुद को फोटोग्राफर समझने में। मेरा सिर्फ बोलना ये है कि अगर आप फोटोग्राफर खुद को समझते हैं और अगर आप फोटो लेते हैं तो आपको पता होगा कि पोर्ट्रेट क्या है, क्योंकि इसमें पोर्ट्रेट मोड भी होता है। सिंपल बात है, चेहरा लेना ही पोर्ट्रेट है। तो देखिए क्या है ना कि पोर्ट्रेट पेंटिंग भी होती है। मैंने जैसे बताया कि आर्टिस्ट अलग अलग होते हैं, वैसे पोर्ट्रेट आर्टिस्ट अलग होते हैं। उनकी पकड़ होती है लोगों के चेहरे बनाने में, वो बिल्कुल सेम टू सेम चेहरा बना सकते हैं, उनमें इतनी खूबी होती है। जैसे वो मेरा अगर पोर्ट्रेट बनाएंगे ना तो बिल्कुल मेरे से मिलता जुलता ही होगा वो। ये आज के टाइम का है, मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ आपसे।
अगर मुझे मान लो अगर मुझे अपना पोर्ट्रेट बनवाना है तो मैं किसी पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को अपना एक फोटो दूंगी, जैसा फोटो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो बहुत तरीके का फोटो होगा, लेकिन मैं कौन सा फोटो का पोर्ट्रेट बनवाना चाहती हूँ। एकदम साधारण सी बात है कि मैं अपना सबसे बेस्ट फोटो, जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, मैं उसका ही पोर्ट्रेट बनवाना चाहूंगी, क्योंकि पोर्ट्रेट तो सेम बनेगा ना, वो मिलता जुलता होगा, मैं उसे अपने घर पे कहीं लगा सकती हूँ, तो वही फोटो दूंगी। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के देखो कि पहले के ज़माने में भी जब राजा रानी अपना पेंटिंग बनवाया करते थे, अपना पोर्ट्रेट बनवाया करते थे, वो तो फोटोग्राफ नहीं दिया करते थे, तो वो कैसे करते थे? बताओ ना, उन्हें बैठना पड़ता था, लाइव पेंटिंग बन रही होती थी, आर्टिस्ट सामने बैठता था और उन लोगों को सामने बैठा के पेंटिंग बनाया करता था। और वो पेंटिंग ऐसा थोड़ी है कि पेंटिंग तुरंत बन जाता है, पेंटिंग बनने में टाइम लगता है, तो उन लोगों को काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठना पड़ता था, जब तक आर्टिस्ट बोलेगा आपको बैठना पड़ेगा, और जैसा बन रहा है बिल्कुल उसी पोजीशन में आपको बैठे रहना पड़ता था। तो ये काफ़ी हार्ड था, पहले के टाइम में बहुत हार्ड था सिर्फ पोर्ट्रेट पेंटिंग बनवाना। अभी कुछ नहीं है, अभी बस मैं अपना एक पिक दूंगी कि मुझे इस तरह की पेंटिंग चाहिए अपनी, इस तरह की पोर्ट्रेट पेंटिंग चाहिए अपनी, और वो आर्टिस्ट बस उसे देख के आपको बना के दे देगा। ठीक है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपनी पोर्ट्रेट पेंटिंग के लिए, अच्छा लगता है, ये थोड़ा हटके होता है, ये बहुत सही है। अब आते हैं चारकोल पेंटिंग। चारकोल क्या है? चारकोल, देखिए चारकोल ऐसा वर्ड है ना, ये जो भी मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है चारकोल। तो बस समझ, उसी से पेंटिंग की जाती थी, अभी भी करते हैं लोग। और अभी तो ऐसा है ना कि बच्चे चारकोल पेंटिंग बहुत कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है चारकोल कलर। वो बकायदा एक, क्या बोल सकती हूँ उसको, आता है पैक, उसका एक पैक आता है, और वो आप बच्चों को बस वो खरीद के दें, और वो बहुत ही इजी अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे से हो पाता है। मतलब बच्चों को वो गंदगी भी नहीं होती है, जो चारकोल आप समझ रहे हैं वो कितनी गंदगी फैलाएगा। बच्चे अब बिल्कुल गंदे हुए बगैर भी चारकोल पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में बहुत अच्छा मिलने लगा है, मतलब बहुत इजीली यूज्ड हो ऐसा मिलने लगा है। तो उसमें मुझे नहीं लगता मुझे चारकोल पेंटिंग के बारे में आपको ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है। आप देखो, आप देखना चाहें ना कि ये पेंटिंग होती कैसी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके मन में ये विचार आ रहे होंगे कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। देखो मेरे पास अभी चारकोल पेंटिंग है नहीं, तो मैं आपको दिखाती, मैं आपको दिखा जरूर देती कि ये पेंटिंग होती कैसी है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप इसे देख भी सकते हैं। आप नेट पे सर्च करके जरूर देख लेना अगर आपकी इच्छा हो तो, कि अगर चारकोल पेंटिंग के बारे में मैंने सुन लिया है, मैम ने बताया है कुछ, तो वो होती कैसी है मैं देखना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं। आप बहुत ही इजीली देख सकते हैं, बस गूगल पे जाइए, वहाँ हर चीज़ है, बस आप नोट करते जाएं कि आपको क्या क्या देखना है और मैंने क्या क्या बोल रखा है और आप क्या क्या देखना चाहते हैं, आप देख लीजिए। देखिए कुछ बच्चों ने मुझसे बोला, एक बच्चे ने तो बोला है, और भी कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम मैं आपका वीडियो तो देख रही हूँ, लेकिन मुझे इसके क्या नोट्स मिल पाएंगे? देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप नोट्स चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है ना कि जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसे बस सुन लें। मैं बार बार बोलती हूँ, आप सुने और समझे ज़्यादा, ठीक है? तो मैं जो भी बोलती हूँ वहाँ जो भी पॉइंट आता है और आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे नहीं आती हैं या ये चीज़ें मैं सुन के फिर से भूल जाऊँगा, आप उसे नोट करते जाएं। तो आप जब भी सुन के नोट करते जाएंगे ना, तो आपके पास एक बकायदा लिस्ट हो जाएगी। और जैसा मैंने अभी बोला चारकोल पेंटिंग आप देख सकते हैं, तो आप लिख लिया आपने कि चारकोल पेंटिंग, आप उसे देख भी लीजिए, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रह पाएगा, आप उसे भूलिएगा नहीं, और जो नोट बनाइएगा ना वो आपका नोट भी होता जाएगा। तो क्या है ना कि फिर आप वो वर्ड देखेंगे, आप मेरी बातें याद करेंगे, ठीक है? तो बिल्कुल भी ऐसे सोचना नहीं, आप सिर्फ वीडियो देखो, ढंग से देखो और मन से देखो और सिर्फ सुनो,
आप मन से अगर सुन भी लीजिएगा ना तो आपको काफ़ी चीज़ें याद रह जाएंगी और आप नोट खुद ही बना लीजिएगा। आपको नहीं ज़रूरत होगा कि आपको नोट चाहिए। तो मैं ये चीज़ें स्पेशली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ बतानी चाहिए कि आप सिर्फ सुन के भी काफ़ी चीज़ें याद रख पाएंगे। तो देखिए चारकोल हो गया। अब आया पेंसिल कलर। ये बहुत ही आम है पेंसिल कलर। मुझे तो लगता है कि आप सब भी जब छोटे हुआ करते होंगे ना तब भी अपने स्कूल्स में पेंसिल कलर से काफ़ी काम किया होगा आपने। ये बहुत ही इजीली मिलता है, मतलब हर एक छोटे बच्चे के पास भी। अगर आपके घर में अभी कोई बच्चा है, आपका भाई बहन या भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, आप देखना उनके पास पेंसिल कलर बहुत ही इजीली मिलेगा। ये हर एक बच्चे के पास होता है पेंसिल कलर, और हमने भी बचपन में बहुत पेंसिल कलर से वर्क किया है। बस देखो, आता है नहीं आता है हमें ये मायने नहीं रखता है। हम उस चीज़ को जानते हैं, हमने उस चीज़ के साथ एंजॉय किया है, ये मायने रखता है। तो पेंसिल कलर के बारे में भी मुझे ज़्यादा आपको बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है। अब आइए कोलाज। ये कोलाज क्या है? कोलाज पेंटिंग आपने ये देखा होगा, आपने इसे क्राफ्ट वर्क के तौर पे किया होगा, लेकिन ये एक आर्ट है, ये एक पेंटिंग का तरीका है। देखो कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। आपको कहीं ने, अगर आप कॉलेज में कहीं होंगे, आप कॉलेज में कोई प्रोग्राम रहा होगा, या फिर अभी हमारे कॉलेज में कुछ रहता है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं, अगर पोस्टर बनाते हैं उसमें भी काफ़ी यूज कर सकते हैं कोलाज का। लेकिन ये पेंटिंग कैसे है? देखिए, मैंने बोला आपने क्राफ्ट के तौर पे कोलाज को यूज किया होगा। आपको जनरली लोग बताते हैं कि कागज़ को कट करो, पेस्ट करो। कोई भी एक, अगर आप मान लो कि मुझे फूल बनाना है या फिर एक लैंडस्केप पेंटिंग बनाने की सोच रहे हैं आप, तो उसमें अगर आपको साधारण तौर पे बताया जाए तो कि कोलाज क्या है, तो आपको बताया जाएगा कि कागज़ लो, उसको फाड़ के उससे बस पेस्ट करते जाइए। जहाँ जो कलर चाहिए उस कलर का ही कागज़ फाड़िए और वहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो जब वो पूरा पेस्ट हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा कोलाज। उसमें एक उभार भी आएगा क्योंकि आपने पेस्ट किया हुआ होगा। ठीक है, आप वहाँ पे पेस्ट किए रहेंगे तो एक उभार तो खुद आना ही है। ठीक है, ये तो नेचुरल है। पर कोलाज पेंटिंग कैसी होती है? वो तो कोलाज वर्क आप जान गए, आपने किया भी होगा, लेकिन कोलाज पेंटिंग कैसी होती है? तो देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। कोलाज पेंटिंग में पेंटिंग ही है, लेकिन वो जैसे वहाँ पे हम पेपर कट कर करके चिपका रहे हैं ना, इसमें पैच वर्क के थ्रू हम कलर लगाएंगे। जिस कलर को ही इस तरीके से लगाएंगे कि वो लगेगा हल्का उभरा हुआ है और अलग 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 अलग, जैसे कोलाज वर्क जो हम करते हैं कागज वाला, तो उसमें अलग अलग उभार आता है ना, बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो वो जब बन जाएगा ना पूरा पेंटिंग हमारा, तो वो इफेक्ट जो देगा वो कोलाज पेंटिंग की तरह की देगा। वो देख के ही लगेगा कि हाँ, ये कोलाज वर्क है। देखिए, मैं फिर बोलूँगी आपको कि आप देखेंगे तो ज़्यादा समझेंगे, आप सुन के रहिएगा तो सिर्फ समझ में नहीं आने वाला है। इसकी भी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि सिर्फ सुन के आपको समझ में नहीं आने वाला है, आपको देखना पड़ेगा। तो आप एग्जीबिशंस जाएं, जरूर जाएं। आप ये सोच के जाएं कि मैम बोली थी इसलिए जा रही, 2-4 बार यही सोच के चले जाएं, बाद में खुद ही इंटरेस्ट हो जाएगा कि मैं जाऊँ। तो देखिए, हमने काफ़ी तरीके की पेंटिंग्स देख ली। अब आता है हमारा म्यूरल और फ्रेस्को। म्यूरल एक पेंटिंग होती है, फ्रेस्को भी एक पेंटिंग होती है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये दोनों को साथ में ही क्यों बोल रही हैं, अलग अलग क्यों नहीं बताया? जैसे मैंने वो इसके पहले में एक ग्राफिटी पेंटिंग बताई थी और स्प्रे पेंटिंग साथ में मैंने बताया था, क्योंकि वो दोनों रिलेट करता है। आप उसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि कौन सी स्प्रे पेंटिंग है, कौन सी ग्राफिटी है, इसलिए मैंने साथ में बताया था। तो अभी भी जब मैं साथ में बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऐसी है जिसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम साथ में ही पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ मैं फ्रेस्को। फ्रेस्को पेंटिंग होती कैसी है?
फ्रेस्को पेंटिंग में यूज कैसे कलर करते हैं या कैसे उसे बनाया जाता है। देखिए फ्रेस्को पेंटिंग की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये है कि उसमें अर्थ कलर यूज होता है। अर्थ कलर जैसे कि हम गेरू लाल मिट्टी होती है, अगर आपको नीला रंग चाहिए तो नील का यूज कर सकते हैं, नील जो कपड़ों में दिया जाता है, ठीक है। तो वो नील वो नहीं, लिक्विड फॉर्म वाला नहीं, वो जो एक आता है ना पाउडर फॉर्म वाला जिसे घोल के यूज करते हैं, वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो चारकोल का पेस्ट यूज किया जा सकता है, कोला जिसको बोलते हैं, उसका ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। आप मिट्टी का कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, दूधिया मिट्टी होती है, ठीक है। वाइट के लिए चूना यूज कर सकते हैं। तो ये जितने भी कलर है ना, ये हुए अर्थ कलर। अब आपको लगेगा ये अर्थ कलर अगर हम लगाएंगे तो वो पेंटिंग भी तो छूट जाएगा, बिल्कुल छूट जाएगा। इसको जब भी हम यूज करते हैं ना तो इसमें ग्लू मिलाते हैं, ठीक है। ग्लू मिलाने से क्या होता है, ये जहाँ भी हम इसको डालेंगे ना ये चिपक जाएगा मीन्स परमानेंटली चिपक जाएगा और ये हटेगा नहीं। तो ये ग्लू मिला के ही हम इसे यूज करते हैं। और इसे बनाने के लिए ना हार्डबोर्ड देखा है आपने, हार्डबोर्ड पे ये बनाया जाता है। और हार्डबोर्ड का वो जो रफ साइड होता है ना, एक साइड होता है जो प्लेन साइड होता है, जो बहुत चिकना होता है, एक साइड होता है जो रफ साइड होता है। तो ये पेंटिंग्स ना अगर हम बना रहे हैं घर पे, देखो पहले ये क्या होता था, दीवारों पे बनता था। जैसे अजंता अलोरा की पेंटिंग्स है ना, सारी फ्रेस्को पेंटिंग्स है। इसके पहले मैंने बताई थी ना, हमारी पेंटिंग्स की शुरुआत हुई है तो दीवारों पे बनाते थे, गुफाओं के अंदर। वही जो गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग बनती थी ना, वो फ्रेस्को पेंटिंग ही थी। अब उसी पेंटिंग को अगर हम यहाँ बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे हम हार्डबोर्ड लेंगे, कूड, जो मोटा वाला कूड, अगर साधारण लैंग्वेज में बोले तो कूड आता है जो, तो हार्डबोर्ड लेंगे, वो मोटा वाला प्लाई होगा हमारा, ठीक है। हार्डबोर्ड मोटा वाला, ठीक है। और उसका एक सरफेस होता है प्लेन और एक होता है रफ साइड। तो जो रफ साइड होता है ना, हम उसको यूज करने वाले, हम उसको ही अपना कैनवस के तरीके से यूज करेंगे। अब उसको हम पहले बनाएंगे। अब उसमें आप चाहे तो जैसे भी बना सकते हैं, आप चूना को पहले लगा सकते हैं, मतलब हम उसको तैयार करेंगे ना, वो तो भूरा कलर का रहता है, आप उसमें डायरेक्ट पेंटिंग बना नहीं सकते और उसमें कुछ चढ़ेगा भी नहीं। पहले हमको अपना सरफेस तो तैयार करना पड़ेगा कि हम उसमें पेंटिंग कुछ बना पाए। तो पहले हम सरफेस तैयार करते हैं। अब सरफेस के लिए आप हर चीज़, जो भी कलर यूज करना चाहें आप उसको वाइट करना चाहते हैं तो चूना लगाइए, ब्लैक करना चाहते हैं तो चारकोल लगाइए, लेकिन हर चीज़ में आपको ग्लू मिलाना होगा। कि ग्लू जब तक नहीं मिलाओगे ना, वो पकड़ेगा नहीं मीन्स वो टिकेगा नहीं, फिर आप जो दूसरा कलर डालोगे तो वो कलर छूटेगा। वो ग्लू मिला के काम करना है। और ये सारी चीज़ें अर्थ कलर से ही बनती हैं। तो ये होता है हमारा फ्रेस्को पेंटिंग। अब म्यूरल क्या है, मैंने बोला ये दोनों मिलता जुलता है, इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों में कुछ समानता तो होगी। तो अब म्यूरल क्या है, देखो म्यूरल भी हम दीवारों पर ही बनाते हैं, ठीक है। ये चीजें भी दीवार पर ही बनती हैं, ये अभी भी दीवार पर ही बनती है, लेकिन ये इसमें ये क्या बोलती हूँ मैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इसको सिर्फ अर्थ कलर से ही बनाना है। इसमें आप किसी भी तरीके का कलर यूज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है कि आप इसमें क्या यूज कर रहे हैं। आप जो कैनवस पे कलर यूज करते हैं ना, आप वो कर लीजिए। आप जो दीवारों पे कलर यूज करते हैं ना, आप वो कर लीजिए। आप एनामल पेंट जो है तो होता है हमारा ना, आप वो यूज कर लीजिए, आपकी इच्छा। इसमें पूरा आपको छूट दिया जाता है कि आपको जो करना है आप करो, आपको जो ट्राई करना है आप करो, आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं आप कीजिए, इसमें काफ़ी छूट होती है। तो देखो फ्रेस्को और म्यूरल दोनों ही दीवारों पे बनते थे और दोनों का तरीका कितना अलग है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति अगर इसे देखेगा तो उसको लगेगा ये भी यही है, ये भी यही है, दोनों तो सेम है। लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है, ये मैंने बताया आपको कि दोनों में यही डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको दोनों को साथ में बताया। और ये कब आपको पता चलेगा, मैं फिर से बोलूँगी, ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसे देखेंगे सामने समझ में आ जाएगा ना। ये अर्थ कलर है, इसमें कलर देखो, वो अर्थ कलर डाला हुआ रहेगा, उसमें कोई भी चमक नहीं होगा। अर्थ कलर
चमकीला नहीं होता है। और इसमें अगर हम कोई भी कलर और डालेंगे तो इसमें एक रिफ्लेक्शन होगा, मतलब वो क्या बोलती हूँ मैं, उसमें एक चमक आएगा, वो पेंटिंग में एक चमक होगी, वो देख के ही लगेगा कि हाँ ये दूसरा है, इसमें अर्थ कलर नहीं है। और हो सकता है उसमें कुछ उभार के लिए आप कुछ और भी यूज करें, मैंने तो बोला ना उसमें कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देख के पता चलेंगी और ये आप देखिएगा। तो देखिए हमने देखा टाइप्स ऑफ पेंटिंग, हमने काफ़ी टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स देख लिए, हमने बहुत ज़्यादा देख लिए। अब और मैं फिर से बोल रही हूँ, आप नोट जरूर करते जाना। नोट करने से कम एक क्रम में आपके पास कुछ पेंटिंग्स का नाम आ जाएगा। और अगर आप उसके बारे में देखना चाहते हैं, फ्रेस्को कैसा होता है, म्यूरल कैसा होता है, ये सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाएंगी और आप उसमें सर्च करके ज़रूर देख लीजिए। अगर मेरे पास हो पाता, क्योंकि मैं लॉकडाउन के अंदर में घर पे ही हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं फ्रेस्को देखो वो दीवार पे बनता है या फिर वो म्यूरल दीवार पे बनता है, वो काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती है, तो वो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी। पर आपको आइडिया चाहिए, आप ज़रूर गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। देखने से क्या होता है ना, मेरा एक सुनना, आप मेरे से सुन भी रहे हो और आप अगर देख भी रहे हो ना, तो ज़्यादा सीख पाओगे, समझ पाओगे। मैंने पहले भी बताया है कि देखना सुनना अगर साथ चले तो हम ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा टाइम तक हमारी मेमोरी रहती है। तो आप इसे देख लीजिए। तो देखिए हमने बहुत चीज़ें देख ली, हमने बहुत सारी पेंटिंग्स देख ली कि ये इतनी तरीके की होती है, और हमने ये भी देखा कि ये सारा विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट मीन्स दृश्य कला। हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। हमने अपने ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इस चार्ट को आप ना नोट जरूर कर लें। तो हमने पेंटिंग कर ली, हमने पेंटिंग के बारे में सब कुछ देख लिया कि पेंटिंग क्या होती है, पेंटिंग की कितने तरीके की होती है, कितना इसमें वेराइटीज़ क्या क्या है, सभी पेंटिंग्स में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो हमने चित्रकला को समझ लिया। अब सिर्फ ज़रूरत है तो अब एग्जीबिशन वगैरह में जाके उसे देखने की और उसमें डिफरेंस करने की। तो उसके बाद क्या बचा, मूर्तिकला। तो मूर्तिकला क्या है? मूर्ति बनाने की कला। ये तो बहुत सिंपल है कि मूर्तिकला क्या है, मूर्ति बनाने की कला। तो मूर्ति बनाने की कला आपने तो देखा होगा, जब सरस्वती पूजा होता है या दुर्गा पूजा होता है तो हमारे घर के बगल में भी लोग, मतलब अगर गाँव में आप रहते होंगे तो देखे होंगे कि कुम्हार वगैरह लोग ही मूर्ति बना लेता है। तो क्या वो आर्टिस्ट हो गया? क्वेश्चन है। कुम्हार वगैरह वो मूर्ति बना लेते हैं, तो क्या वो आर्टिस्ट है? ऐसा सोच आ रहा होगा कि हाँ वो भी तो आर्टिस्ट है, वो भी तो इतना अच्छा मूर्ति बना लेता है। नहीं, वो अगर सही मायने में बोला जाए ना तो वो आर्टिस्ट नहीं है। उनको एक तरीका आता है मूर्ति बनाने का, इसी तरीके की मूर्ति बनेगी, ऐसी ही बनेगी, और वो वही तरीका हर साल यूज करते हैं मूर्ति बनाने में, और वो मूर्ति बनाते चले जाते हैं। वो आर्टिस्ट नहीं है। आर्टिस्ट वो होता है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है किसी एक माध्यम से। मैंने पहले भी बताया है कि कला क्या है, तो कला के अंदर ही आती है ना मूर्ति कला, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ना कि हमें वो करना है। अब दुर्गा पूजा आया तो दुर्गा जी की मूर्ति चाहिए, अब आए सरस्वती पूजा आया तो सरस्वती माता की मूर्ति चाहिए। वो उनको पता है कि ये मूर्तियाँ ऐसे बनती हैं, वो उसे वैसे ही बना देगा, वो उसका काम है, ठीक है ना। तो वो उसका काम है, तो वो आर्ट नहीं होगा, वो आर्टिस्ट नहीं कहलाएगा। आर्टिस्ट वो है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, चाहे वो मिट्टी से बना रहा है, चाहे वो पत्थर से बना रहा है, पत्थर को तोड़ के, चाहे वो आजकल क्या होता है लकड़ियों का बनता है, लकड़ी जो होती है उसे भी कट करके लोग बनाते हैं। तो वो अपनी भावनाएं, अपनी एक सोच है जो उसमें डाल रहा होता है, तो वो होता है आर्टिस्ट। ये हमारे कुम्हार ये सारी चीज़ नहीं, ये इनको एक चीज़ें आती हैं, ये अपने बच्चों को भी वो चीज़ दे देता है, लो ये ऐसे बनता है, उसके बच्चे भी वही चीज़ देख के सीखते चले, वो कौशल है।
ठीक है ना, क्राफ्ट, वो क्राफ्ट में आ जाता है कि वो उसमें एक ढंग है, मैं आपको भी चाहूँ तो सिखा सकती हूँ और आप भी सीख जाइए, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सभी को नहीं आता। तो ये काफ़ी, देखो मैं इस पर भी एक दिन डिस्कशन करूँगी कि क्या कला है और कौन सी चीज़ कला नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं इस पर बात करूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादातर लोग क्या बोलूँगे, अच्छे लोग भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कला कौन सा है और ये शिल्प क्या है। शिल्प और कला मीन्स आर्ट एंड क्राफ्ट में डिफरेंस क्या है, ये लेके भी काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसमें भी एक दिन मैं डिस्कशन करूंगी आपसे कि किस चीज़ को आर्ट कहते हैं, कौन सी चीज़ क्राफ्ट होती है। ठीक है, अभी मूर्ति कला पे है, तो मूर्ति भी वही है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनका माध्यम है मूर्ति बनाना। वो मूर्ति बना के ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनमें इतना कौशल होता है कि वो चीज़ों को छांट के, बात बताओ, वो मिट्टी जो कि गीली मिट्टी से ऐसा रूप दे देते हैं जो कि देखने लायक होता है, बहुत ही आर्टिस्टिक होता है। वो एक पत्थर जो कि बेजान सा पत्थर लगता है, उसको काट छाट के ऐसा बना देते हैं कि मानो वो जीवित हो। तो ये एक आर्ट है। एक सूखी पेड़ की टहनी जो गिर गई है कहीं और साधारण व्यक्ति उसे उठाएगा, जाएगा और जला देगा, उसे उठा के वो इतना अच्छा काम कर लेते हैं। अपना एक सोच है जो उसे वो दे देते हैं। देखिए, ये चीज़ें सबके बस की बात नहीं है। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। मैं अपनी भावनाओं को पेंटिंग के थ्रू व्यक्त कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे मूर्ति, अगर आप बोलेंगे कि आप मूर्ति बना के दिखाओ, मैंने पहले भी बोला कि लोग सोचते हैं ये आर्टिस्ट है तो ये सारा कुछ कर रहा होगा, वो आर्टिस्ट है तो वो सारा कुछ कर रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला सबका फील्ड अलग अलग है, एरिया अलग अलग है। मैं इसमें अच्छी हूँ तो वो उसमें अच्छी है। ठीक है, तो देखिए वो कितनी अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं मूर्ति बना के। तो ये होती है मूर्ति कला। अब मूर्ति कला का भी नमूना आपको देखना है ना, तो बहुत ज़्यादा दूर मत जाओ। पटना म्यूजियम, पटना का जो म्यूजियम है, आप वहाँ जाके देखिए। वहाँ जो चामर यक्षिणी की जो मूर्ति रखी है ना, आज भी देख के ना मन खुश हो जाता है। कितनी सफाई से वो बनाई हुई, इतनी चिकनी, मतलब उस पत्थर को भी इतना चिकना पता नहीं वो आर्टिस्ट कैसे कर गया। और वो अभी की नहीं है, आप जाके देखिएगा, थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़िए, आप जाके उसे देखिएगा ना, आप उसे देखते रह जाइएगा कि वो क्या है। उसकी इतनी, मतलब क्या बोलूँ मैं, जितनी तारीफ करूँ वो कम होगी, वो बस देखने लायक है। अब बहुत ज़्यादा दूर आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस पटना जाने के लिए, बिहार पटना जाने की बात कर रही हूँ। अब जाके देखिएगा, वहाँ का म्यूजियम है, सामने में ही रखी हुई है वो मूर्ति, और बहुत सही है, बहुत ज़्यादा। आपको वहाँ जाके देख के समझ में आएगा कि हाँ, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मूर्ति कला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप देखिए, तो देखिए मूर्ति कला ये देख के समझ में आएगा। और आप फिर से मैंने वही कहा, म्यूजियम्स वगैरह घुमा करो, वहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो देखने लायक है। और वो प्रेजेंट टाइम की नहीं है, उस टाइम की है जब हम आदि मानव थे, तब से लेके आज तक हमने काफ़ी कुछ किया है। और वहाँ हर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी संजो के रखी हुई है जो देखने लायक होती है। अब देखिए क्या है, मूर्ति कला के बाद आया वास्तुकला। ठीक है, मूर्ति कला के बाद आया वास्तुकला। वास्तुकला आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के बारे में क्या कहूँ, आपने तो बहुत सारा किला घुमा होगा, महल, लाल किला, यहाँ आगरा किला, काफ़ी किला घूमे हैं आप। कहीं भी जाते हैं अच्छी जगह में तो हाँ यहाँ का किला है, बहुत फेमस है, तो आप जाके चढ़ जाते हो। इतनी सीढ़ियाँ हैं, इस तरीके से चढ़ना है। बुलंद दरवाज़ा देखने गए हैं तो वहाँ पे बस दरवाज़ा है पीछे और अपना एक फ़ोटो ले लिया। कभी देखा उसकी खूबसूरती कितनी अच्छी है। जब आप उसके नीचे खड़े होकर ऊपर देखोगे तब आपको समझ में आएगी कि हाँ ये क्या चीज़ है, इसे कैसे बनाया गया होगा, ये इतना भव्य है। आप जब घूमने गए ताजमहल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, सबसे बेहतरीन नमूना है। और उसे देखकर पता नहीं कितना अच्छा सा फील होता है। आप जब जाके उसे देखेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ ताजमहल क्या है,
ताजमहल की रियल खूबसूरती क्या है, देखिए वाइट संगमरमर से बना हुआ है वो, और कितना अच्छा है। ये तो सबसे बेहतरीन नमूना है, ये उदाहरण में हमारे बार बार आता है। लेकिन अगर आप बाहर और जाएंगे, चार मीनार घूम लीजिए, कुतुब मीनार देखिए। कुतुब मीनार भी जब देखते हैं ना तो मीन्स लगता है कि इसे देखा जाए, कैसे बनाया गया होगा इसे बनाने वाले कैसे रहे होंगे। तो देखिए ये वास्तुकला का बहुत ही बेहतरीन नमूना है ये सारी चीजें। पर हमने देखा है, हमने घूमा भी है, हमने उसकी तारीफ भी की है, पर कभी इस नजरिए से नहीं देखा कि ये कला को रिलेट कर रहा है, इसे बनाने वाले लोग कलाकार रहे होंगे। ये कितना अच्छा है। बुलंद दरवाजा के नीचे खड़े होकर देखते हैं उस दरवाजे की भव्यता, वो कितनी बड़ी है, मतलब उतना तो सोच नहीं है हमारा जितना बड़ा है वो। तो देखिए वास्तुकला अभी के टाइम पे अगर हम वास्तुकला की बात करें तो अभी अक्षरधाम, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर अगर आप नहीं घूमे होंगे तो एक बार जरूर घूम लेना। ये अक्षरधाम मंदिर भी बहुत पुराना नहीं है, मैं नहीं कहूँगी ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ये नया है। लेकिन हाँ, उसमें जो वास्तुकला का नमूना है ना, ये देखने लायक है। वो जो चीज़ें उसमें बनी हुई हैं, ये मंदिर बहुत पुराना नहीं है लेकिन बहुत अच्छा है। उसमें जो कारीगरी है, जो हाथी वगैरह जो बनाए हुए हैं ना उस मंदिर में, आप देखना, आप जाके देखना, मैं बोल नहीं पाऊंगी, मैं आपको सिर्फ शब्दों में बता भी नहीं सकती कि वो कितने अच्छे हैं। वो वास्तुकला का नमूना है, जीता जागता, और अभी आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत पुराना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसके आर्टिस्ट बहुत पुराने हैं, वो सारे नए हैं। और देखिए वो कितना अच्छा लग रहा है, आप देखिए, आप जरूर देखिए। अगर आप कभी दिल्ली घूमने जाते हैं, अगर आप वहीं रहते हैं तो अच्छी बात है, और अगर जाते हैं तो आप जरूर देखना पसंद करेंगे कि हाँ अक्षरधाम मंदिर मुझे जाना है। अब देखिए वास्तुकला के बारे में मैं और क्या बताऊँ, ये जितना देखोगे उतना समझोगे उतना ही जानोगे, और दूसरे को भी समझा पाओगे कि हाँ ये वास्तुकला है, ठीक है ना। अब देखिए वास्तुकला के बाद कौन सा आया, संगीत कला। तो संगीत कला अकेला तो है नहीं, मैंने पहले बोला म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, सारी चीज़ों का ये समन्वय है। ये सारी जो तीनों चीज़ जो बता रही हूँ ना, इनका मिक्सचर है ये संगीत कला। संगीत कला के बारे में क्या बोलूँ मैं, इसके बारे में डिस्कशन बड़ा करना है मुझे आपसे, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ों को मिलाकर होता है एक संगीत कला, और इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन क्या है ना कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, आप इसके बारे में जानते हो, जब मैं बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा। इसके पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि देखो कैसे स्ट्रेस को हटा देता है ये चीज़। आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा मैगजीन्स में, पेपर्स में, कि म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक सुनने से आदमी का दिमाग लाइट होता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, आपने सुना होगा। तो म्यूजिक सुनने से हमें अच्छा क्यों लगता है, या म्यूजिक क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ कि म्यूजिक जो संगीत कला है, म्यूजिक सुनना, तो म्यूजिक में क्या सिर्फ इंस्ट्रूमेंट जो बजते हैं वही अच्छा लगता है हम लोगों को, कि जो गायक गाता है गाना वो भी अच्छा लगता है? दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। किसी का गाना भी अच्छा लगता है तो किसी का धुन भी बहुत पसंद है, हाँ इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप लोगों को एक बात ही पता है कि जो जैसा म्यूज़िक पसंद करता है उससे ये भी पता चलता है कि वो कैसा है, मतलब वो व्यक्ति कैसा है, ये भी हम बता सकते हैं उसके म्यूज़िक सुनने के टेस्ट को लेकर। अगर आपको बहुत शांत म्यूज़िक पसंद है तो आप कैसे होंगे, अगर आपको बहुत ही लाउड म्यूज़िक पसंद है तो ये आप कैसे होंगे, आपका सोच कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, ये चीज़ें अलग अलग हैं। लोग इस पर भी काफ़ी बातें करते हैं कि आपके म्यूज़िक के टेस्ट पे भी मैं बता पाऊँगा कि आप कैसे होंगे। आपको ये सुन के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा ऐसा है तो बताएं मुझे तो बहुत ही लाइट म्यूज़िक पसंद है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं मुझे तो बहुत ही ढिंचक टाइप का गाना पसंद है जिसमें खूब सारा शोर हो।
तो मैं बताती हूँ। जैसे बहुत ही सिंपल टाइप का स्लो मोशन वाले गाने पसंद हैं, भावपूर्ण गाने पसंद हैं, जो इस तरह के गाने सुनना पसंद करता है ना, पता वो व्यक्ति बहुत ही सुकून भरा होता है, मतलब उसे लाइफ से संतुष्टि होती है। वो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता है, वो जितना है हम खुश हैं, उस तरह का होता है। और जो सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो पता है आपको कैसा होता है, उसके जीवन में जरूर कोई दुख है। ये साधारण सी बात है, आप देख के समझ जाओगे। आप भी किसी को बोल देते होगे कि यार तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, इतने दुखी हो, ठीक है। पर हाँ, ये चीज़ें चौंकाने वाली है कि कहने लगते हैं लोग कि जो बहुत ही लाउड म्यूजिक सुनता है, जिसको म्यूजिक सुनने में एक मतलब शोर पसंद है कि हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है, हाँ मज़ा आ रहा है, वो पूरा हिला के सुनता है जो, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं अंदर से, ऐसा होता है। तो उन्हें एक दुख है अंदर, वो इतना लाउड म्यूजिक सुनते हैं, उससे मतलब ये सेंस निकालते हैं लोग। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे खुद को भी बहुत ही लाउड म्यूजिक पसंद है। मुझे अच्छा लगता है लाउड म्यूजिक सुनना, वो जिसमें शोर होता है, वो थोड़ा देर क्या होता है ना, दिमाग को एंगेज कर देता है। आप फिर कुछ और नहीं सोच सकते हैं, आपको बस वही सुनना होता है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। मुझे खुद भी यही पसंद है, पर पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं। मैं जानती थी, मैंने भी पढ़ रखा था, तो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपके साथ शेयर की बातें, ठीक है। तो संगीत देखिए ये है, हम गायन देखिए, गायन में क्या होता है ना, एक जो गायक है वो किसी भी गाने को इतना अच्छा गाता है कि आप सुनते ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गा नहीं पाऊंगी, आप गा नहीं पाएंगे, हम सभी गा सकते हैं, लेकिन हम अच्छा नहीं गाते हैं, हम अच्छा नहीं गा सकते हैं। आपने सुना होगा अरिजीत सिंह का कोई भी गाना, अभी बहुत फेमस है अरिजीत सिंह। अगर आप उनका कोई गाना सुनिए तो कितना टची होता है, वो टच करता है कि हाँ ये गा रहा है, इसे हम फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पता है वो आर्टिस्ट बहुत ही दिल से गाता है, वो जो गाता है उसे वो पहले फील करता है और फिर वो गाता है, तो वो जो फीलिंग उससे निकल रही होती है ना, वो हम तक पहुँचती है। हम भी वही चीज़ फील करने लगते हैं जो कि वो फील कर रहा होता है, और हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो आशिकी 2 मूवी का जो गाना था, तुम ही हो, वो तुम ही हो मीन्स वो मतलब उतना बोल ही देगा ना, अगर आप वो चीज़ को फील कर लोगे। देखो वो गाना बहुत हिट भी हुआ था इसीलिए, क्योंकि उसने जो फील करके गाया ना, वही सेम चीज़ें हमने फील की। वो उसकी ये चीज़ें उसकी खूबी है कि वो हर चीज़ों को फील करता है और फिर करता है, फिर गाता है, और वही फीलिंग सुनने वालों तक पहुंचती है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि अरिजीत ही सबसे अच्छा है, यहाँ पे क्या होता है ना कि हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। अभी आप प्रेजेंट में रिसेंटली लेकर चलो नेहा कक्कड़, वो तो बहुत ही लाउड गाती है, लोग उसे भी बहुत पसंद करते हैं। आपको लगता होगा अरिजीत तो बहुत दिल से गाता है, बहुत मन से गाता है, बहुत फील करके गाता है, इसलिए हम उस फील को फील करते हैं। लेकिन नेहा कक्कड़ तो बहुत ही लाउड गाती है, फिर भी उसके गाने हमें पसंद आते हैं। सो कोई भी गाना हाँ मज़ा आ गया, वो रिमिक्स में भी अगर दोबारा से कुछ गा रही है, वही गाना जो हमने पहले सुन रखा है, वही गाना वो दोबारा गाती है कुछ अपने अंदाज में, तो हमें अच्छा लगता है। क्यों? वो भी बहुत दिल से गाती है। देखिए एक चीज़ कॉमन है, देखिए यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्टों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, या सिर्फ आर्ट की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ही कॉमन बात कर रही हूँ कि आप अपने लाइफ में भी ना जो भी काम दिल से करोगे, मन से करोगे, अच्छे से करोगे, मन लगा के करोगे ना, वो चीज़ें अच्छी होती ही हैं। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आर्ट रिलेटेड ही बता रही हूँ आपको, लेकिन ये आर्ट आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो देखिए ये चीज़ आपसे कैसे रिलेट की, आपको उनसे दिल से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप भी उन्हें दिल से पढ़ाइए, मन से पढ़ाइए, चाह के पढ़ाइए कि मैं ऐसे चाहता हूँ कि ये नॉलेजेबल हो, ये बच्चा आगे जाके कुछ करे। अगर आप इतना अच्छा सोच रख के उसे पढ़ाएंगे ना, तो मैं एकदम गारंटी के साथ कहती हूँ वो बच्चा पढ़ेगा, वो बच्चा ज़रूर पढ़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे भी आपको मन लगाना है, आपको अपने प्रोफेशन में, आपको अपनी टीचिंग लाइफ में मन लगाना है। आपको टीचर बनना है तो एक अच्छा टीचर बनना है। ये सारी चीज़ें मैंने बोल रखी हैं आपको, ये जितना भी आर्ट मैंने बताया, ये सारा नॉलेज आपके लिए है। क्यों है? आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं है, एक शिक्षक बनने के लिए है। आप एक अच्छे शिक्षक तब बनेंगे जब आप कुछ भी काम करेंगे या जो भी काम करेंगे वो दिल से करेंगे। दिल से आदमी कब करता है? जब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो व्यक्त हम ऐसा ही बोल रही, मैं क्लास में जाके अपने बच्चों से आप बातें करें। मुझे वो टीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं है जो क्लास में बच्चों से बेफिजूल की बातें करते हैं। बच्चे आपसे बात करने के लिए नहीं आते स्कूल कि आज मैंने ये खाया वो खाया, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आप उनसे बातें करें, उनसे उनकी बातें करें। उनकी बातें करें मीन्स तुम्हारे घर में क्या क्या है, तुम्हारी मम्मी कैसी है, ये नहीं। आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो आप उससे बात करेंगे कि वो क्या है, उसे क्या पसंद है। आप जब तक उस बच्चे को पूरी तरीके से जानने नहीं लगोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसे, क्योंकि आपको उसे पढ़ाना है ना, किसी एक सब्जेक्ट को उसे समझा देना है। तो आपको सबसे पहले बच्चे को समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से समझता है, क्योंकि हर एक बच्चे का IQ अलग अलग होता है। मैंने ये पहले भी बताया है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमें अपने सभी बच्चों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हमारे 4 बच्चे समझ गए, हमारे 10 बच्चे समझ गए, काफ़ी है। नहीं, अगर मेरे 50 बच्चे हैं तो उन 50 को समझ में आना चाहिए मैंने क्या बोला, मैंने क्या पढ़ाया, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपको उन लोगों से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना ऐसे नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे घर में क्या है बच्चे, तुम्हारे में ये में क्या है वो, ऐसा नहीं। आप बच्चों से जुड़ो कि बच्चे क्या हैं। आप कैसे जुड़िएगा उनसे जब तक वो आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। देखिए, बच्चे का भी अपने शिक्षक को पसंद करना बहुत जरूरी है। पसंद करना इन सेंस कि मुझे ये बहुत सुंदर लगती है, बहुत अच्छी है, तो ऐसे पसंद करना है, नहीं। पसंद करना मतलब आपके सब्जेक्ट को पसंद करना, आपके पढ़ाने के तरीके को पसंद करना, आपके क्लास को एंजॉय करना। अगर जब तक बच्चा आपके क्लास को एंजॉय नहीं करेगा, आपको पसंद नहीं करेगा। बच्चा कभी नहीं देखता शकल। ये शक्ल वाली चीज़ें बहुत बाद में आती हैं कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। नहीं, अगर उसको आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वो आपके क्लास में इंटरेस्ट लेने लगेगा, आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। फिर आप उसको जो भी पढ़ाएंगे ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उसे याद करेगा, सब कुछ करेगा। तो आपको बच्चों से जुड़ना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आर्टिस्ट जैसे जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं, और जो व्यक्ति सबसे अच्छा अपने आप को व्यक्त कर सकता है ना, हम उसी को पसंद करते हैं। जैसे मैंने 2-3 नाम दिए, जैसे अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, ये सब फेमस है। क्यों? ये जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं, वो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं। तो हम भी क्यों ना आर्टिस्ट, जब भी आर्टिस्ट तो नहीं बनना है, जब भी हम टीचर बने तो ऐसे ही टीचर बने। हम भी अपने काम को, काम मीन्स पढ़ाना, हमारा काम है पढ़ाना, एकदम दिल से करें। और इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अपने सब्जेक्ट पे पूरा पकड़ करो, और फिर मैं ये जितनी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी, और आप एक अच्छे टीचर बन जाओगे, अपने बच्चों के फेवरेट टीचर बन जाओगे। और जैसे ही आप फेवरेट टीचर बने ना, बच्चे आपके द्वारा पढ़ाया गया हर एक चीज़ याद करेगा। आप बोलेंगे कि ये हमारा होमवर्क है तो वो होमवर्क करेगा, क्लास वर्क है तो वो क्लास वर्क भी करेगा, वो करेगा। क्योंकि हमने भी ये चीज़ देख रखी है। हम सभी इतने बड़े पैदा नहीं हुए थे, हम भी बचपन से छोटे से बड़े हुए हैं। हमें पता है कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं, कैसे एक टीचर को हम पसंद करते हैं, किस टीचर को हम बोल देते हैं नहीं ये अच्छा नहीं है। तो हमारा भी अनुभव रहा है, जैसे मेरा अनुभव रहा है वैसे आपका अनुभव भी होगा किसी टीचर को लेकर कि हाँ उसकी क्लास में अच्छा लगता है,
वो मैम बोलती हैं तो मैं सब चीज़ समझ जाता हूँ, वो सर की सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। तो ये कैसे हुआ? तो जैसे मैंने उन लोगों के अंदर में जो अच्छी क्वालिटीज़ देखी है उन्हें तो लेना ही है, और जितनी क्वालिटीज़ हमें अभी बीएड करने के दौरान मिल रही हैं कि हाँ ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप लीजिए, आपके सब्जेक्ट में इसे डाल दिया गया है। जैसे ये आर्ट, इसे आपके सब्जेक्ट में डाल दिया गया है, तो ये कुछ सोच के ही डाला गया है। और अगर आपने मेरा सारा वीडियो देखा होगा, आपने मेरी सारी बातें सुनी होंगी, तो आपको लग भी रहा होगा कि हाँ ये चीज़ें हेल्पफुल हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ हेल्पफुल हैं, ये सिर्फ आपकी हेल्प करेंगी। ये चीज़ आप एकदम गांठ बांध के रखो। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ आपके मदद के लिए है, ये सिर्फ आपकी मदद करेगी, ठीक है। आपको आगे बढ़ने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट में सबसे अच्छा होना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या है, आपको अपनी पढ़ाई में सबसे अच्छा होना है। फिर ये जो सारी चीज़ें हमारी सपोर्टिव है ना, इस पे ध्यान दीजिए। और ये जब दोनों चीज़ें साथ चलेंगी ना, तो आप भी बहुत आगे जाओगे। ऐसे शिक्षक बनोगे जो कि बच्चों को पसंद होंगे, और जो शिक्षक बच्चों को पसंद होते हैं ना, उनका सब्जेक्ट बच्चों को पसंद होता है। और चूँकि पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा, आप बच्चों को समझने लगेंगे। क्योंकि आप आर्ट को फील करेंगे ना, आर्ट को जानेंगे, तो आप बच्चों को भी जानना शुरू करेंगे। आपको लगेगा हर एक बच्चे में क्वालिटी नज़र आने लगेगी। और आप कभी किसी बच्चे को नहीं कहोगे कि एकदम खेलता बहुत है, तुम बदमाशी बहुत कर रहा है, तुम सिर्फ ये ड्राइंग करो, इस तरह की बातें आप नहीं करेंगे। नहीं तो काफ़ी तक क्या होता है ना, जब हम छोटे थे, हम सारे छोटे थे, सुन अब मैं सबके बारे में क्यों बोलूँ, जब मैं छोटी थी तो मैं ड्राइंग, पक्का बात है कि मैं आर्टिस्ट बनना ही था मुझे, और मैं अभी आर्टिस्ट ही हूँ। तो आपको लग रहा होगा मैं बचपन से ही इस तरह की काम करती रहती होंगी। तो मैं करती थी, मैं जहाँ बैठ के पढ़ती थी ना, वो सारा बेंचेस रंगीन होता था, क्योंकि मुझे आदत था वो पेन लेके, पेंसिल लेके हम उसमें भी कुछ कुछ करने लगते थे। तो जब इस तरह के काम करते थे, टीचर को लगता है ये खाली यही सब फालतू आकर करती रहती है, तुम क्या करोगी, बड़े के तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके के शिक्षक द्वारा इस तरह का चीज बोलना बहुत ही गलत है। सोचो उस वक्त मुझे कैसा फील होता होगा कि सही में यार मैं तो पढ़ भी नहीं रही हूँ और ये करना है। उस टाइम पे ये भी नहीं था कि इसमें भी कोई कैरियर बन सकता है या नहीं। सोचिए ये चीजें बच्चों को कितनी इफेक्ट करती हैं। शिक्षक का बोला हुआ एक वर्ड भी कितना इफेक्ट करता है। तो कम से कम इस तरीके की आप पढ़ाई में इस तरीके का चीज़ जो शामिल किया गया है आपके, कम से कम शिक्षक के पास तो एक अच्छा दिमाग होगा ना कि बच्चे को इस तरीके से नहीं बोले। हो सकता है कल का वो बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है वही बच्चा जो आज पढ़ाई में क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है या नहीं दे पा रहा है किसी और कारण से, कल को वो एक साइंटिस्ट बन जाए। वो कुछ भी हो सकता है। कल को वो ही एक अच्छा शिक्षक बन जाए, क्योंकि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ क्लास में तो वो सुधारने के लिए बन जाए कि देखो ऐसे होते हैं शिक्षक। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बन सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षक को सही सोच रखना बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे। तो ये चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं ना, इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि हमको अपने बच्चों के साथ में किस तरीके से व्यवहार करना है, हम उससे कैसे बातें करें। अगर वो नहीं कर रहा है, उसका रुचि किसी और सब्जेक्ट में है या किसी और चीज़ में है, तो हम उसको गलत तरीके से नहीं बोले। हमको देखो किसी चीज़ को कम नहीं दिखाना है कि ये चीज़ें खराब हैं, ये मत करो, ये गलत है, ऐसा नहीं। मुझे दिखाना है कि ये चीज़ जो मैं करवा रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा है। किसी को कम बता के खुद को अच्छा नहीं बताना चाहिए। अपने आप को इतना अच्छा बताना चाहिए कि सामने वाली चीज़ें जिससे आप चाहते हैं कम हो जाए, वो खुद ही कम लगने लगे। शिक्षक का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। एक अच्छे शिक्षक ऐसे ही बनते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आर्ट को वैल्यू दें, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका सब्जेक्ट बेकार है, आप उसे मत पढ़ें, आप उसमें ध्यान ना दें, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस चीज़ में। ये सारी चीज़ें सपोर्टिव हैं। मैं ये नहीं बोल रही इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, तुम आर्ट पे ही ध्यान दो, तुम कला पे ही ध्यान दो, नहीं। ये सब
सपोर्टिव है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और जिस दिन ये चीज़ें आपको सपोर्ट करने लगेंगी ना, आप मुझे याद करने लगोगे, तो देखो उस दिन वैल्यू खुद बढ़ जाए। मुझे बताना नहीं पड़ रहा, मुझे आपके एजुकेशन को कम नहीं करना पड़ रहा, लेकिन मैं खुद बढ़ रही हूँ। देख रहे, ये चीज़ों को समझिए आप, समझने की ज़रूरत है। आजकल के टीचर को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बहुत दिन से कोई अच्छा शिक्षक नहीं देखा। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं देखा। मैंने अपने लाइफ में भी बहुत कम शिक्षक अच्छे देखे हैं, और अभी के टाइम पे तो मैं बहुत बच्चों से मिलती हूँ जो बीएड करते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो मुझे दिखनी चाहिए, जो देख के मुझे अच्छा लगे। शायद मैं इसलिए आप लोगों के साथ इतना मेहनत करती हूँ कि शायद मैं कुछ दे पाऊँ, और शायद बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे यूज़ करके अपना एक नाम रखोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपसे बातें की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं फिर मिलूंगी अपनी दोबारा क्लास में। धन्यवाद।